हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आइए, आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसकी चौथी वीडियो। तो आज हम देखेंगे, जो शुरुआत है यहाँ से पर्यावरण कानून से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो भी आपके नियम बनाए गए हैं, रूल एंड रेगुलेशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उनको आज हम लोग देखेंगे। तो पहला है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986 में। बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। केवल सीटेट ही नहीं, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चूँकि ये एनसीईआरटी का टॉपिक है तो हर एग्ज़ाम के लिए होगा। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक कॉमन होते हैं जो हर एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए हो जाते हैं, तो उसमें से ये एक टॉपिक है, ठीक है। तो पहला ये जो रूल हम पढ़ेंगे, एक्ट 1986, इसमें 26 धाराएं हैं और 4 अध्याय हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले एक चीज़ हम आपको इसकी पृष्ठभूमि बता दें, जो इसका जो बेसिक है, कैसे ये क्यों लाया गया था उस समय। एक्चुअली में 1984 में एक त्रासदी हुई थी, ट्रेजडी जिसको कहते हैं, भोपाल गैस ट्रेजडी, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजडी। तो उसी के अंतर्गत ये देख के कानून लाया गया। एक्चुअली में क्या था उस समय, एक गैस थी मेथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। बार बार पूछता है कि भोपाल में जो गैस ट्रेजडी हुई थी उसमें कौन सी गैस रिसाव के कारण लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत से ज़्यादा लोग मर गए थे। तो मेथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, 1984 की ये घटना है। उसी को देखते हुए क्या किया गया कि ये आपका एक्ट लाया गया 2 साल बाद। मतलब कोई भी कानून तुरंत तो बन नहीं जाता है, तो ऐसे करके ये लाया गया कि पर्यावरण से रिलेटेड। तो इसमें 26 धाराएं हैं और 4 अध्याय हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यह कानून पूरे देश में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 19 नवंबर 1986। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ था। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये मेन पॉइंट है आपका। और उसके बाद स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम 1986 लाया था। ये देखिए, सब जितने भी कचड़े हैं और ये सारी चीज़ पर्यावरण को क्या करती हैं, दूषित करती हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए लाया गया था। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, ये केवल हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड रहेंगे तो उससे हमारा जो पर्यावरण है या जो हमारा समाज है नहीं सही हो सकता है। हमें खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है। पर्यावरण का कानून आ गया। ये बताइए, पर्यावरण का कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हमें खुद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को, प्लास्टिक कम से कम यूज करें या कचरा कम से कम फैलाएं, या जहाँ फैलाना है वहीं फैलाएं, जहाँ डालना, डस्टबिन में डालना है डस्टबिन में डालें। तो ये सब चीज़ें नैतिकता को दर्शाती हैं। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट उन लोगों को ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उन लोगं को ऐसा कदम उठाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी रैपर जैसे कोई चीज़ खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं या कोई टॉफ़ी खा रहे हैं या कुछ भी चिप्स खा रहे हैं, तो उस पॉकेट को, अपने उस पॉलीथीन को अपने पॉकेट में रखिए। जो नहीं रखने योग्य है तो कहीं डस्टबिन में डाल दीजिए। और जैसे मान लीजिए अपने पॉकेट में रखें या रास्ते में खा रहे हैं तो रास्ते में ना फेंकें, कहीं आपको मिल जाता है डस्टबिन, वहाँ ले आके डाल दें, अपने घर वाले डस्टबिन में ला के डाल दें। ये सब चीज़ें अच्छी हैं। प्लस जैसे मार्केट जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं। पर्यावरण देखिए, हर एक कंपटीशन में पूछा जा रहा है, हर बच्चे को पर्यावरण पढ़ाया जाता है। जो कहीं से भी तैयारी कर रहा हो, पर्यावरण उसके एग्ज़ाम में है। चपरासी से लेके आईएएस पीसीएस, आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, नीट हुआ, सब कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़े हुए ही हैं। लेकिन सारे बच्चे इसका उल्लंघन करते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। मार्केट में जाएंगे सब्जी लेने, हाँ, थैली दे, पॉलीथीन दे दीजिए। आपके दूध लेने का पैकेट जाएंगे तो उसको दूध पैकेट का पैकेट ऑलरेडी, दूध तो पॉलीथीन में है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए एक पॉलीथीन दे दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी लगती तो छोटी हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं भीषण रूप ले रही हैं। धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं पॉलीथीन इकट्ठा हो रहा है। लोग कहते हैं कि कंपनियां बनाएंगी नहीं तो हम यूज कैसे करते हैं? कंपनियों को पहले नहीं बनाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कंपनियां बनाती हैं आपके नीड के हिसाब से।
जो भी मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है कंपनियां उसी के हिसाब से अपना प्रोडक्शन करती हैं। अगर धीरे धीरे आप ये स्टेप उठा लें कि हम पॉलीथीन नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए अपने घर से छोटा कपड़े का बैग ले जाएंगे या कोई भी ऐसा थैला ले जाएंगे जो एटमॉस्फेयर से मतलब फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, तो ये चीज़ें सुधार आएगा। एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। मतलब हर एक बंदा जो तैयारी कर रहा है वो केवल अपनी जिम्मेदारी उठा लेना। तो अगर किसी भी फैमिली से वो आता है तो पहले अपने आप को सुधारे, फिर उसके बाद अपने फैमिली को सुधारे, फिर अगल बगल को सुधारे, तो देखिए सुधार आज नहीं 2-4 साल 5 साल 10 साल में आ ही जाएगा, आने वाले जनरेशन में आ जाएगा। क्योंकि देखिए 2014 के पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब लोग पान खा के थूकने या गुटखा खा के थूकते हैं तो एक बार रोड पे देखते हैं कि हाँ कोई देख तो नहीं रहा है। मेट्रो स्टेशन हुआ या आपका रेलवे स्टेशन हुआ, वहाँ थूकने से पहले एक बार देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कोई देख रहा हो और मेरा चालान कट जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको लाना पड़ेगा, सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी सुधार होगा। चलिए खैर ये तो रहा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका वन्य जीव अधिनियम। ये आया था 72 में, 1972 में। तो बाकी देखिए ये चीज़ें हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक्चुअली में कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर वीडियो लंबी हो जा रही है, तो अब क्या किया जाए, मटेरियल ही ऐसा तैयार किया गया है कि आपको वीडियो तो लंबी होगी। अब खैर आपके पास टाइम भी है तो आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। तो आपने अभी क्या पढ़ा, 1984 में कौन सा, 1986 में कौन सा पढ़ा आपने। 1984 में आपको मैंने बताया भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, मेथाइल आइसोसाइनाइड। और उसके बाद 1986 में और क्या हुआ था, एक मिनट पीछे आते हैं। देखिए 1986 में आपका यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताना था। एक तो आपका ये अधिनियम हो गया, दूसरा क्या है, आपको एक एनईपी भी आया तो था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो 1986 इससे भी लिंक करके आपको याद रखना है कि 1986 में एक तो पर्यावरण कानून आया था और दूसरा क्या था आपका, शिक्षा नीति आई थी। इसी शिक्षा नीति में 10+2 इसी पे आधारित था। और इसी के बाद ये जो इस समय की आई है लेटेस्ट एनईपी 2020 आई है, ठीक है। 2020 अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ देता है कि इसके मतलब जो कमेटी थे इसके हेड कौन थे, तो के कस्तूरी रंजन थे, ठीक है। और जो ये बेस्ड है ये आपका 5+3+3+4 पे रिलेटेड है, ठीक है। जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये ऐसे चीज़ों को आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं वन्य जीव जो आपका एक्ट आया था वो 1972 आया था, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके बाद देखिए इसमें जैसे जंगलों में कैसे इनको शेरों को उनको खाल के लिए काटा जाता था, मतलब मार दिया जाता था, हिरन को मार दिया जाता था शिकार के लिए, हाथियों को मार दिया जाता था उनके दांत के लिए, तो उनसे रिलेटेड ये आया था। अब नेक्स्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक आ गया ये वाला पॉइंट, जो वन्य जंगल मतलब वन अधिकार अधिनियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा क्योंकि इसमें हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछ देता है बार बार। तो इसमें पहला ये है कि 2007 में आया था और यह कानून जंगल में रह रहे लोगों के भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें ये जो पारित होगा और इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए 18 दिसंबर को पारित हुआ और 31 दिसंबर 2007 को लागू हुआ था। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व तो सूर्यमणि ने किया था, जो एक पत्रकार भी थी, मतलब पेशे से पत्रकार थी। और पत्रकार जैसे मीडिया को ऐसे ही नहीं चौथा स्तंभ बोला जाता अपने लोकतंत्र का। अगर मीडिया चाहे तो सबको हिला सकती है, मीडिया चाहे तो समाज को या किसी देश की धारा को मोड़ सकती है। लेकिन आजकल की मीडिया क्या हो गई है, वही जानकारी वही अपने टीआरपी और अपने प्रॉफिट के लिए मतलब चाटुकारिता करती है। सोचिए अगर जो चीज़ें अगर कहीं नदी में ये गंदगी हो रही है तो उस चीज़ को नहीं दिखाएगी। मोदी जी ने क्या पहना है, कितने का सूट पहना है ये दिखाएगी। मोदी जी कितने पोज मारते हैं ये दिखाएगी, ठीक है।
मैं किसी गवर्नमेंट का यहाँ किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ ना अगेंस्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि मतलब अगर मीडिया चाहे, देखिए सोचिए 2007 के पहले की बात है कि उस समय की मतलब पत्रकार होकर भी इसने अपना रोल निभाया है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी भी अगर चाह दे कि नहीं हमें प्रदूषण नहीं करना है, पोल्यूशन फ्री करना है अपने सिटीज़ को, तो वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, आपको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी शुरू में, लेकिन यूज टू हो जाएंगे तो नहीं होगी। तो खैर, अब देखिए जंगल बचाओ अभियान के हुआ था, प्लस इसमें देखिए एक पॉइंट इसमें मिस है। इसमें एक पॉइंट और है कि जैसे जंगल जो कानून था, तो इसमें एक पॉइंट मिस कर दिया है। देखिए 25 साल से जो रह रहे हैं वहाँ पे लोग, उनके लिए था ये कि मतलब उनकी भूमि होगी और वहाँ के वो जो भी होंगे मालिकाना हक उन्हीं को होगा। ये चीज़ इसमें मिस हो गई, नहीं तो आगे आएगी पॉइंट में। नेक्स्ट है आपका चिपको आंदोलन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थीं, और आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, अमृता देवी बिश्नोई का पूछ देता है किससे रिलेटेड है, तो ये आपको चिपको आंदोलन नहीं, ये क्या नाम है, खेजड़ी से रिलेटेड है। और इनका अगर मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये चिपको आंदोलन से डायरेक्ट हो जाएंगी। और मेन इनका सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। चिपको आंदोलन एक्चुअली में यही एक्टिव किए थे। तो खेजड़ी से ये भी हो जाएंगी आपकी देवी अमृता देवी बिश्नोई भी, और प्लस ये भी हैं दोनों लोग। ये पॉइंट याद रखना है आप लोग। 1970 के आसपास ये हुआ था। ये देखिए सुंदरलाल बहुगुणा हैं, और औरतें ऐसे ही देखिए अपना उससे चिपक जाती थी और काटने नहीं देती थी, तो इसीलिए चिपको, चिपको का मतलब चिपक जाना किसी चीज़ से। तो ये है। नेक्स्ट है आपका अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन 1983 में आया था, और नेतृत्व तो इसका पांडुरंग हेगड़े ने किया था। हेगड़े वगैरह जानते हैं, ये इससे याद रखेंगे, आपने मूवी वगैरह देखा होगा, हेगड़े तावड़े, ये सब मूवी मतलब मराठी, मतलब महाराष्ट्र से रिलेटेड है, मतलब इसी के आसपास महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, जहाँ मराठी बोला जाता है साउथ वाले पोर्शन में। तो जो सेंट्रल और साउथ का जो भाग है वही वाला। तो देखिए ये आंदोलन कहाँ के है, शुरुआत हुआ है कर्नाटक में। मैंने बताया था आपको कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो भाग है जहाँ मराठी बोला जाता है, वहीं हेगड़े और तावड़े ये सब चीज़ें, ये जाति के लोग होते हैं। तो पांडुरंग किससे रिलेटेड है, अपिक्को आंदोलन से। नेक्स्ट है नर्मदा आंदोलन। एक्चुअली में नर्मदा नदी से रिलेटेड, जब नर्मदा पे बांध बनाया जा रहा था तो उससे लोगों को ये लगा कि मतलब उसमें कुछ बाधाएं आएंगी, और जब इसका पानी छोड़ा जाएगा या सूखा पड़ जाएगा ऐसे करके, तो उस समय इसको रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें बाबा आमटे और मेधा पाटकर, ये जो आपको दिख रही हैं ये मेधा पाटकर हैं, तो इन लोगों ने आंदोलन चलाया था। तो इससे रिलेटेड है। इसमें देखिए ये फैक्ट है, आपको कहीं ना कहीं निमोनिक्स बना के या शॉर्टकट या मतलब आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा कि कौन कौन है, क्योंकि वहाँ मैचिंग में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, सही या गलत में आ रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, आपका लेवल जो है सीटेट का अच्छा खासा हो गया है, अच्छा खासा। जैसे मतलब पीसीएस में आते हैं क्वेश्चंस, यूपीएससी में आते हैं मैचिंग के लिए, कौन सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीनों सही हैं। तो जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगी, अब रटने से केवल नहीं काम चलेगा। इसीलिए मेरा तात्पर्य यही था कि ये वीडियो पहले देना, कि आप धीरे धीरे 2 बार 4 बार 10 बार इस वीडियो को देखते जाइए, और देख के अपना स्क्रीनशॉट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जैसे भी पढ़ना है। मतलब 15 नंबर से आपको कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि 15 नंबर आपके आउट हैं कि इसी से आएंगे। ठीक है। तो देखिए ये इस आंदोलन, यहाँ पे आते हैं, शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध को विरोध में हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डांडी यात्रा। डांडी यात्रा से रिलेटेड, अब ये है आपका 1930 में भारत की आज़ादी से पहले की बात है। बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई थी, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था, इससे बहुत लोग नाराज़ थे। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि 1915 में जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से आते हैं, तो इनको अपने देश के हालात के बारे में मालूम चलता है कि नमक हमारे देश का है, बनता है, लेकिन यहाँ के लोगों को मतलब वो नहीं है। तो कई से आंदोलन में भाग भी लेते हैं वो। वहाँ पे चंपारण में जाते हैं 1916 में, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन करते हैं, फिर अहमदाबाद
जाते हैं, फिर वैसे ही अपना असहयोग आंदोलन करते हैं। उसके बाद 1930 में वही आपका ये डांडी मार्च या नमक कानून तोड़ते हैं। मतलब वहाँ जाते हैं लोग डांडी साबरमती से और नमक बना के उस कानून को तोड़ देते हैं। एक्चुअली में नमक बनाने का मतलब जो आदेश होता है या इनको परमिशन नहीं होती है, जो इंडियन होते हैं, केवल वो अंग्रेजी बना रहे होते हैं। तो वही उसी को कहा जाता है नमक कानून का तोड़ना। ठीक है। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई थी। ऊपर से नमक पर ये पढ़ सकते हैं आप, थियरी है, टैक्स लगाया था तो उससे नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से यही पॉइंट आपको हमने बताया था कि अहमदाबाद से डांडी के लिए समुद्र पर एक लंबी यात्रा की थी, इसको तोड़ा था। समुद्र से पानी को ज़मीन में क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं हो जाते। जैसे आपने देखा होगा कि चीनी वाला, जैसे आप घोल बनाते हैं घर पे, तो चीनी का बना रहे हैं तो वो कुछ समय बाद बनते बनते वो टाइट होने लगता है। तो वैसे ही ये जो पानी है, जो समुद्र का पानी होता है, इसको भी मेड़ बना के रोक दिया जाता है। धीरे धीरे उसमें से जो वाटर का होता है, हाइड्रोजन और वो सब उड़ जाते हैं, और जो सॉल्ट का सोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे बैठ जाता है, और बैठने के बाद फिर उसमें नमक को बटोर लिया जाता है। जैसे देखिए ये लोग मेड़ों पे चल रहे हैं, यहाँ पानी बटोरा गया है, तो यहाँ से पानी जब धूप होगी, गर्म होगा, तो वाष्पन होके वो चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रेलगाड़ी से रिलेटेड। इसमें टिकट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देता है कि टिकट पे किसका नाम होता है, किसका नहीं होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं उसको। जब रेलगाड़ी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगले यात्रा के लिए तैयार करने के लिए सफाई कर दिया जाता है। ठीक है। अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में है। अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी, मतलब ये बता रहा है कि जो अहमदाबाद में ही है साबरमती आश्रम, जहाँ पूरे भारत के लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए जुड़ रहे थे। वे आश्रम में ठहरते और चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई या बेन जैसे शब्दों का होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू या जी लगाते हैं। ठीक है। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। प्राथमिक विद्यालय राजकोट, जहाँ गांधी जी पढ़ते थे। एक्चुअली में ये सब चीज़ें आपके एनसीईआरटी में हूबहू ऐसे ही दी हुई हैं बापू से रिलेटेड, तो इसलिए यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लीजिए आप। इसका स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। देखिए, ज़मीन से निकाला गया गहरा तेल, ठीक है, जो आपका जीवाश्मों से बने हुए जो ये तेल हैं, पेट्रोलियम है, ये सब हजारों लाखों साल पहले, जब पृथ्वी का कहा जाता है कि जब पृथ्वी में प्रलय आया हुआ या पृथ्वी के नीचे दबे गए सड़े गले जीवाश्मों से ये गाढ़ा रंग का बदबूदार होता है। इसमें घुली मिट्टी व छुपी हुई होती हैं, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें इसको तेल कारखानों में जैसे रिफाइनरी किया जाता है, तो रिफाइन करके इसमें से केरोसिन अलग कर लिया जाता है, डीजल अलग कर लिया जाता है, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए सारे तरीके के अलग अलग कर लेते हैं। और जो हम लोग खाना बनाते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसको भी अलग कर लिया जाता है। कोल, तार और मोम और कोल, तार और ग्रीस इससे भी निकलते हैं। देखिए ये चीज़ें जो हैं इनको आप एक जगह लिख सकते हैं कि जो हमारा ये वो होता है, क्या कहते हैं, ज़मीन से जो गहरा तेल निकाला जाता है पेट्रोलियम का, तो इसमें से क्या क्या निकलता है, पेट्रोल इंजन का, केरोसिन का, ग्रीस, एलपीजी, कोल, तार, ये सारे चीज़ें होते हैं। तो इनको आपको एक जगह नोट करना है। और प्लस सिंपल अपने जनरल नॉलेज के लिए भी आप रख सकते हैं कि जो हम पेट्रोल लेते हैं सारा एक ही चीज़ है। जिस दिन आपको मालूम चलेगा कि अच्छा ये सारा एक ही जगह से निकलता है, अच्छा, तो आप बच्चों को बता सकते हैं, अपने अगल बगल जो लोग नहीं ये चीज़ें पढ़े हैं उनको बता सकते हैं। इससे नॉलेज जैसे ही बताएंगे तो आपका वो चीज़ रिवाइज होता है, आप उस पर जोर जाता है, रिकॉल करते हैं, तो ये चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल
का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखा होगा आपने, अब तो मान लीजिए नए नए पेंट आ गए, नहीं तो पहले हमें याद है कि घरों पे उसमें तारपीन का तेल मिलाया जाता था, प्लस नहीं हुए तो कोई मिट्टी का केरोसिन का ही तेल मिला दिया। तो ये है, कुछ इसके भंडारण हैं, जैसे उनको हम बता सकते हैं आपको कि कहाँ कहाँ जैसे रिफाइनरी किया जाता है। जैसे सबसे पहला रिफाइनरी जो था आपका असम में था, डिगबोई में खोला गया था 1966 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया आपका असम। ऐसे ही बॉम्बे हाई में भी है, राजस्थान के बाड़मेर में है आपका, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, मथुरा में है आपका रिफाइनरी, यूपी के मथुरा में रिफाइनरी है, प्लस बिहार के बरौनी में है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे बड़ा अगर पूछ दिया कि बड़ा कहाँ है, तो आपका गुजरात है, जो पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे। एक सेकेंड, ये जो गुजरात है, तो गुजरात में एक जामनगर पड़ता है, ये सबसे बड़ा जो है रिफाइनरी है ऑयल का। तो ये चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है, मैप है, आप इससे याद रख सकते हो। जैसे इस मैप में आपका गुजरात यहाँ पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद रख सकते हो, गुजरात यहाँ है। तो ऐसे मैप बना के इंडिया का आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कोई चीज़ें हैं। असम यहाँ पे है, त्रिपुरा यहाँ पे है, यूपी आपका इधर है, मध्य प्रदेश यहाँ है, राजस्थान ये है। तो ये सब चीज़ें आपको मैप में आनी चाहिए। जब मैप आपको मालूम रहता है तो उससे पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें परमानेंट पता चल जाती हैं कौन कहाँ है। देखिए नेक्स्ट, नेतृत्व में जंगल बचाओ को बल मिला था, किससे मिला था? तो इसको आपको मालूम है कि सूर्यमणि से मिला था, ठीक है। और निम्नलिखित का पैराग्राफ को पढ़िए। देखिए ये यहाँ से एक आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जो हमने आपको बताया था ऊपर कि वन जंगल अधिकार अधिनियम 2007 का एक पॉइंट था, जिसमें मैंने कहा था कि यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, और जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ पे जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाए, और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा के ही करें। तो ये पॉइंट है आपका, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है रोग से रिलेटेड, ठीक है। अलग अलग तरीके की डिसीज़ हैं, तो मच्छरों से होने वाले जो रोग हैं उनसे रिलेटेड है आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। देखा होगा आपने कि कोरोना के पहले ये बहुत इनका मतलब प्रकोप था, डेंगू का और चिकनगुनिया का। लेकिन अब जैसे ही कोरोना की लहर आई उसके बाद ये सारे रोग गायब हो गए। पता नहीं, इनका कुछ पता नहीं चलता, इनका एक सीज़न चलता है। अब सोचेंगे कि आप हमेशा, आपको दिन में डेंगू कोई मच्छर काट दिया तो डेंगू हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा नहीं होता, एक सीज़न चलता रहता है, ठीक है। तो मलेरिया मादा एनोफिलीज, अब देखिए मलेरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि मलेरिया मादा नामक एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, इसी से हो जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका मलेरिया में ठंड लगकर कभी के साथ बुखार आता है, ये लक्षण है इसके। मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। देखिए मलेरिया का कुछ लक्षण है कि वो एक आध हफ्ते 4 दिन 5 दिन बाद ही आपको आते हैं, तत्काल कराएं। जैसे आज आपको कभी लग के बुखार हो रहा है तो 2 दिन में कराएंगे तो उसके हो सकता है बेटर रिजल्ट ना आए, लेकिन आपके 7 दिन के बाद आने लगते हैं। वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है, ठीक है, जैसे अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। मच्छर के लार्वे का रंग भूरा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछ देता है उसमें मैचिंग में। मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीली गैसों से यह बीमारी फैलती है, ठीक है, जबकि ये चीज़ गलत है। मतलब ये क्या नाम है, ये उसके फॉर्म में डेंगू के फॉर्म, डेंगू में जैसे प्योर फॉर्म में होते हैं, मतलब जो आपके कूलर में पानी होंगे, जो साफ पानी होंगे उसी में फैलते हैं। ये यहाँ पे एडीज मच्छर के बारे में बताया गया है, एनोफिलीज मच्छर है, ये देख सकते हैं आप। तालाबों में मच्छरों को लार्वा को खाने हेतु गम्बुशिया मछली पाली जाती है, तेल भी डालने से जिससे O2 समाप्त हो जाती है। देखिए ये चीज़ें हैं, आप लोग सोचते होंगे कि जो मच्छर को मारने के लिए क्या क्या यूज हुआ था, तो गम्बुशिया मछली होती है जो मच्छरों को खा जाती है। दूसरा, आप कोई भी मतलब मिट्टी का तेल या
डीजल हुआ, ये आप जब उसमें डालेंगे तो उसका पहले तो एक सरफेस टेंशन जो होता है, जो घनत्व तक कम हो जाता है, और उसमें क्या होता है, जो उसके ऊपर जो मच्छर के लार्वे होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं, तो उनको जब क्या होता है, जब आपका डेंसिटी कम होगी तो धीरे से डूब जाएंगे। ठीक है, मतलब पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो जो चीज़ भारी होगी वो डूब जाएगी, डूब जाती है। दूसरी बात, जब अंदर जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मर जाते हैं। तो ये इनके पीछे कंसेप्ट है। मलेरिया की दवा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस चीज़ को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँ उसको कैसे भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी हैं कि ये सब लोगों को पता होगी, अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे हैं। लेकिन अगर ये आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप उसके आगे और बढ़िया बेटर तरीके से उसको देखें। नेक्स्ट है डेंगू का मच्छर साफ पानी में। यही चीज़ आपको मैंने बताया था कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। और ये देखिए, वो जो मछली है आपका गंबूसिया, वो उसके लार्वा को खा जा रही है, तो इससे क्या होता, खा लेती है तो अब मच्छर नहीं होते हैं। ये आपका सिनकोना की छाल है। अब नेक्स्ट आता है रोनाल्ड रॉस से रिलेटेड। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने खोजा कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मतलब सिंपल सी बात है, किसी ने तो पता ही किया होगा कि एक्चुअली में जो मलेरिया होता है, क्योंकि मलेरिया से लोग मर जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि कैसे मर गए। तो उस पर रिसर्च के बाद पता चला, तो जिन्होंने पहली बार खोजा था वो थे आपका रोनाल्ड रॉस। 1902 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और इन मच्छरों का रंग भूरा और पंख छींटदार होता है, उनके पेट में जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और उनकी मृत्यु हो गई थी 1905 में। मृत्यु से रिलेटेड नहीं है, इनका नोबेल प्राइज़ याद है कि रखिएगा कि 1902 में है। और ये किससे रिलेटेड है, रोनाल्ड रॉस, आपका मलेरिया से रिलेटेड है। ठीक है, ये देखिए इनके जो उनके दानेदार दिखाया गया था कि राखी होती है। अनीमिया के कारण देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, ये औरतों से रिलेटेड ज़्यादा होता है। एक्चुअली में औरतों में खून की कमी होती है, उनकी बहुत सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये खून की कमी हो जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है आपका। महिलाओं में हीमोग्लोबिन का रक्त सामान्य मात्रा में 12 से 16 ग्राम होता है। पुरुषों में यही 14 से ज़्यादा होता है और इसमें 12 होता है, इतना मतलब रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन अथवा लोहे की कमी एनीमिया होता है। मतलब जो आयरन की, देखा होगा आपने, आयरन की एक रेड कलर की गोली आती है, उसको सभी लोग यूज करते हैं खाने के लिए, जिनको हीमोग्लोबिन या खून की कमी होती है। खास करके औरतों को जिनकी प्रेगनेंसी होती है उसमें ये गोलियां दी जाती हैं। एक्चुअली में उनमें शरीर की, सिंपल सी बात है, उनके शरीर से एक नया शरीर बन रहा है, तो सारा इनका ब्लड, सारा कैल्शियम उस बेबी को जाता है। तो सिंपल सी बात है, इनके जो बॉडी है उसको भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करने के लिए वो दिया जाता है। और एक चीज़ और आपको बताएं, आपको ये शायद चीज़ें नहीं मालूम होगी कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए जो आपका ये आयरन की गोलियां दी जाती हैं, उन कैप्सूल को अगर खोल के एक देखोगे तो आप उसमें आपको दिखेगा कि उसमें सच में आयरन ही होता है। मतलब मैग्नेट अगर आप ले जा कर के देखते हैं, मैग्नेट वहाँ करेंगे तो मैग्नेट पे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसी पे चिपक जाएंगे। उसमें एक्चुअली में आयरन ही होता है, कच्चे लोहे को मतलब दिया जाता है खाने के लिए। तो उससे बेटर यही है, कैप्सूल खाने से बढ़िया है कि आप हरी सब्जियां खाएं, पालक हो गया, बथुआ हो गया, साग हो गया, ऐसी चीज़ें खाएंगे तो वैसे भी आयरन आपका ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा आप। कभी कभी पूछ देता है कि हीमोग्लोबिन में लोहा और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है। लोगों को बस यही मालूम था हरे पत्तेदार में, लेकिन नहीं, गुड़ में भी पाया जाता है। जो गुड़ होता है, गुड़ भी बहुत अच्छा चीज़ है, खाना चाहिए, डाइजेस्टिक होता है। नेक्स्ट है ये आपका नया दिया हुआ है टॉपिक में कि जैसे आपका पहले ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता था कि ट्रेन के टिकट पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि नया क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो ये भी बना सकता है कि जो आपका सामुदायिक केंद्र होता है सरकार की, उस पर्ची पे क्या क्या होता है। तो देखिए, नाम होता है, एज होती है, मेल फीमेल होता है, और रोगों की पहचान का रिपोर्ट होता है, और आपका हीमोग्लोबिन कितना है जाँच है तो उतना बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के क्या क्या हो जाएंगे आपके, दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, रोटी है। इस सब में क्या होगा, हीमोग्लोबिन। देखिए ये सारा उस फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं। मक्खियों से बीमारी, फ्लाइज, मतलब जैसे
जो एक फ्लाइज मच वो होती है, जितनी भी मक्खियाँ होती हैं उनसे कौन कौन सी बीमारी होती हैं, तो हैजा हो गया, डायरिया हो गया, निद्रा रोग, और यही है। तो देख लीजिए इनका। अब वन लाइनर टाइप है, इनको आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ एक्सप्लेन करने की चीज़ें होंगी वहाँ हम एक्सप्लेन कर देंगे। जीवाणु जनित रोग, हाँ ये चीज़ें याद करने वाली हैं कि आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु से रिलेटेड, या मतलब वायरस या प्रोटोजोआ या फंगस, ये चीज़ें याद रखना है। तो कुष्ठ रोग किससे रिलेटेड है, जीवाणु से है। कुष्ठ रोग में वही लिप्रोसी आ जाती है, हैजा है, कॉलरा है, टीवी, निमोनिया, डायरिया या फूड पॉइजनिंग, पोलियो। आपका पोलियो तो जीवाणु दिखा है लेकिन वायरस डिसीज है। हाँ सही तो है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि आप ऊपर यहाँ हेडिंग कुछ और दिया है, यहाँ पे गलत दे दिया। पोलियो इज ए वायरस डिसीज यहाँ लिखा हुआ भी है, ये याद रखिएगा आप। हाँ नेक्स्ट है आप, अब देखिए आज मलेरिया आ गया आपका। मलेरिया प्रमुखतः किस मौसम में फैलता है, सर्दी में, गर्मी में, वर्षा के बाद। तो इसमें वर्षा, सर्दी में भी दिया, सर्दी में भी हो सकता है क्योंकि बरसात के बाद, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, वर्षा के बाद। निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति पुरानी अवधारणा थी कि यह रोग गंदगी और जहरीली गैसों से फैलता है, तो आपका मलेरिया ही था। देखिए टाइफाइड के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन टाइफाइड ही आपका क्या है, इसके लिए विडाल टेस्ट यूज होता है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है, विडाल हाँ टेस्ट टाइफाइड के लिए। मलेरिया के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, मतलब आपका ब्लड सैंपल ही किया जाता है। ये प्रोटोजोआ से रिलेटेड है, प्रोटोजोआ से होता है, और इसका आंसर यही हो जाएगा कि मलेरिया में सब लोगों को यह गंदगी से। चेचक आपको बताया था, स्मॉल पॉक्स होता है। हैजा भी आपका इसी से हो जाता है, क्या नाम है, बैक्टीरिया से रिलेटेड हो जाता है। इसमें लूज मोशन वगैरह होता था, उल्टी होती थी। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झोंक करके फलाना, हाँ ये आपका रोनाल्ड रॉस थे, ठीक है, रोनाल्ड रॉस। और नेक्स्ट है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी लग के। देखिए यही चीज़ें हैं, ये लक्षण आपको मतलब मालूम होगा तभी आप कर पाएंगे कि कपकपी लग के कब आता है, तो क्या होता है आपका मलेरिया ही होता है। और मलेरिया में अधिकतर शाम के टाइम ही बुखार होता है, सुबह में मतलब कपकपी लग के आता है। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है, मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के, अपने जीवन को बचाने के लिए, अंडे देने के लिए। तो इसमें आपका हो जाएगा अपने जीवन को बचाने के लिए, सिंपल सी बात है। उसको क्या होता है, मलेरिया जानबूझ के फैलाने के लिए थोड़ी देती है, वो खून चूसती है। अपने जीवन को क्या होता है, अपने बचाने के लिए, उसको भी तो भोजन चाहिए। तो चूंकि यहाँ मादा लिखा हुआ है, तो नर क्या होता है, फीमेल, नर होता है आपका मेल, और मादा होती है फीमेल। तो नर जो होता है आपका, वो पौधों से खून वो चूसता है, क्या कहते हैं, उसके रसों को, जबकि जो फीमेल होती है खून चूसती है अपने भोजन को बनाने के लिए। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान की जाती है, तो आपका प्लाज्मोडियम, ये कोशिकाएं हैं, इसका चौथा हो जाएगा आपका आंसर। ये चीज़ें आप ऊपर पढ़े हैं, इसको आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेत्रहीन लोग, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से बनेगा कि नेत्रहीन लोग ब्रेन लिपि का यूज करते हैं, और लुइस ब्रेल ने इनका वो किया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि इनका फरवरी में ही इनका वो मनाया जाता है, 4 फरवरी या 4 जनवरी को, ये ऐसे कुछ है, अभी हम कंफर्म करके आपको बता देंगे। तो देखिए ये नुकीले औजार की तरह आंखें खराब हो गई थी, तो उन्होंने लुइस ब्रेल ने सिस्टम दिया, और उसमें जैसे एक कुछ डॉट डॉट करके लाइन होती हैं, उसमें 6 नंबर होते हैं, 6 लाइन होती हैं, जैसे देखिए 2 2 4 2 6। अब उसमें कहाँ क्या कोडिंग ऐसी की गई है कि उसका मतलब वो बताया जाता है कि इसका मतलब ए है, इसका बी है, तो ऐसे करके वो समझ जाते हैं। धीरे धीरे जब उनकी कोडिंग सीख लेते हैं बच्चे, तो फिर उसके बाद क्या होता है, उनको लेटर सिखाया जाता है, किसी लेटर का मीनिंग है, जैसे एप्पल है, APPLE, तो कैसे समझेंगे, तो ए की कोडिंग उनको मालूम रहती है कि ए में अगर ऊपर कोने पे है तो ए होगा, पी का मालूम होता है कि ऐसे ऐसे रहेगा तो पी होगा। देखिए देखिए इसमें पी है तो एप्पल हो गया, ऐसे ऐसे करके है।
तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि में गणित और विज्ञान के लिए सामान्य भाषा में कोड होते हैं 1837। ठीक है, और स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं, जैसे अंधों की। तो उसी से रिलेटेड है। ब्रेल लिपि आपका पूछ देता है कि किसने किया था, तो लुइस ब्रेल ने किया था, और इसमें 6 डिजिट का वो होता है, कोडिंग होती है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे कोडिंग होती है। परिवार और मित्र। ठीक है, बालक का परिवार ही उसका पहला स्कूल होता है। बालक की आवाज़, आँखें, बाल, चाल, सारे कुछ मतलब ये चीज़ें हैं, आपका थियरी पोर्शन है। परिवार से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। रीति रिवाज, सामूहिकता। इसमें परिवार दो तरीके के होते हैं, एक ज्वाइंट फैमिली होती है और एक आपका सिंगल फैमिली होती है। तो सिंगल फैमिली को ही ये लोग इसमें मेंशन नहीं किया है। सिंगल फैमिली को स्टैंडर्ड फैमिली का रूप दिया गया है, क्योंकि वो डेवलप जल्दी हो जाती हैं। जैसे अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो कुछ दोनों के कुछ न कुछ फ़ायदे हैं, कुछ न कुछ नुकसान हैं। लेकिन जो जैसे गवर्नमेंट जिस पॉलिसी पे चलती है वो सिंगल फैमिली पे ज़्यादा बढ़ावा देती है, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होता है। जॉइंट फैमिली में क्या है, बैकअप होता है, प्लस समाज को जोड़ के रखता है ये चीज़ें। और उसके नुकसान क्या है कि मतलब वो डेवलप जल्दी नहीं हो पाते हैं। किसी चीज़ को कोई मान लीजिए परमिशन लेनी है तो सबसे उसको राज़ी करवाना, ये करवाना, मतलब मुसीबतें आती हैं तो इस चक्कर में। लेकिन उसके भी कुछ फ़ायदे हैं, उसके भी नुकसान है। जैसे एकल परिवार में कोई समस्या आ गई तो दिक्कत हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, या कोई कहीं आर्थिक रूप से कोई दिक्कत आ जाती है, तो वही है। ईमानदारी का गुण बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है, ये चीज़ें हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल से रिलेटेड आपको दिया गया है कि ये ऑस्ट्रेलिया के किसान परिवार से थे और इन्होंने मटर वाला शोध किया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ग्रेगर का केवल इतना ही याद रखना है कि ये आपका मटर का इन्होंने वो किया था, मटर पे एक्सपेरिमेंट किया था। रेत के टीले। अबू धाबी रेत ही रेत दिखाई देती है और कभी कभी रेत के पहाड़ भी दिखाई देते हैं, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। अबू धाबी आपका यूएई में पड़ेगा। ठीक है, यूएई। और यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है और इसीलिए तो यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। सिंपल सी बात है, जो रिसोर्स जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ सस्ता होगा। हमारे यहाँ पानी भी सस्ता है और वहाँ पेट्रोल सस्ता है, तो यहाँ से पानी जाता है, वहाँ से पेट्रोल आता है, ऐसे कह सकते हैं। केरल में नारियल, ये देखिए वन लाइनर में, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़, लेकिन अबू धाबी में कोई सिर्फ खजूर ही खजूर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ ऐसा पेड़ कोई नहीं उग सकता। वहाँ पे केवल खजूर ही खजूर दिखाई देगा और कोई मतलब झाड़ी वाले पौधे। देखिए जैसे ऐसे है, अपना केरल देखिए कितना हरा भरा दिख रहा है। और ये जो राजस्थान एरिया हो गया या वहाँ का यूएई हो गया, सऊदी हो गया, ये सब जितने भी हैं मतलब डेजर्ट टाइप हैं यहाँ पे। तो इसके नीचे तेल तो हैं लेकिन यहाँ पे हरियाली वगैरह नहीं होती है। ठीक है, अबू धाबी में चलने वाले नोट और इन्हें दिरहम कहते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि कहाँ का ये चीज़ है, करेंसी दिरहम है। ठीक है, और मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ। मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है। देखिए मसालों से रिलेटेड मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। ठीक है, मैं वहाँ तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगाता हूँ। जितना इसमें पॉइंट दिया गया उतना ही आपको केरल के बारे में पढ़ना है, इससे ज़्यादा केरल के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो फैक्ट दिया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, यही वहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पत्र में पत्ते। ये आपका पोस्टमान डाकिया से रिलेटेड है, इस थियरी है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी आपका 15 अगस्त 1972 को डाकतार के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं। पिन कोड कितने डिजिट का होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये चीज़ें आप वैसे भी आप इस आसान क्वेश्चन है जो बचपन से आप देखते आए हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जाता था, ये भी है। लाहौल स्पीति ज़िले में किब्बल गांव का एक यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, लाहौल स्पीति।
जिला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का यूज करती है। कौन कहाँ पे करता है और कितने साल पहले की बात है, ये चीज़ें आप एक बार सरसरी निगाह में देख लीजिएगा, ठीक है, एक्चुअली में है सिलेबस में तो पढ़ना है। नेक्स्ट आता है मैराथन दौड़, ठीक है। मैराथन, क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है? इसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। तो उसके बारे में, मैराथन कितने किलोमीटर की होती है, तो 40 किलोमीटर, मतलब लंबी दौड़ है ये, मतलब काफ़ी टाइम लगता है। अलग अलग देशों की करेंसीज के बारे में है, जैसे श्रीलंका का रुपया है, कोरिया का वान है, नेपाल का रुपया है, हांगकांग का डॉलर है, दक्षिणी रैंड है, चीन का युआन है, यूएई का दिरहम है। यूएई का देखिए अभी हमने आपको बताया था, दिरहम अभी ऊपर था। यूएस का डॉलर होता है, जर्मनी का यूरो है, और इंग्लैंड का पाउंड है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, दृष्टिहीन बालकों को लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि नहीं। देखिए देवनागरी लिपि आपकी किससे रिलेटेड है? हिंदी से रिलेटेड है, हिंदी की लिपि है। और गुरमुखी आपकी पंजाबी रिलेटेड, सिखों से रिलेटेड है। और ब्रेल लिपि आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लुइस जो ब्रेल थे, ब्रेल लिपि यहाँ यूज होगा, जबकि लुइस ब्रेल जो है इसकी स्थापना किए थे। अगर आप स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, अभी यही क्वेश्चन ही गलत हो जाता है आपका, क्योंकि लुइस ब्रेल आप समझते तो लुइस ब्रेल से इसका आंसर ये देते थे, जबकि ध्यान से नहीं पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दृष्टिहीन बालकों को लिपि से दिया जाता है, तो लिपि का मतलब आपका ब्रेन लिपि हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन लिपि के अब यहाँ पे देखिए वही सेम क्वेश्चन उलट दिया गया, तो लुइस ब्रेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए वैज्ञानिकों के प्रयोगों में मटर, जहाँ भी मटर देखे तो आपको क्या याद रखना है? ग्रेगर मेंडल। ब्रेन लिपि में देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जितने भी आप पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जब आप कर लेते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है चीज़ें कि हाँ ये क्या है। अब जैसे 6 बिंदुओं पे काम करता है, ऐसे ऐसे होते हैं 6 बिंदु, जैसे इसको डार्क कर दिया गया या इसको उभार कर दिया गया तो क्या इसका मतलब होगा, ऐसे करके समझाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आइए, हमारा भोजन, फूड से रिलेटेड है। पूछ देता है कि मतलब कैसे है भोजन को हम कितने तरीक़ों से खा सकते हैं, तो पकाने का तरीका भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर, यही 4 तरीके होते हैं। रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे दिखाया गया है आपका कि कैसे कैसे क्या करते हैं। मिड डे मील मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है आपका। 2001 को उच्च न्यायालय की एक कक्षा 1 से 8 तक के मध्याह्न को अधिकार दिया गया था, उन्हें पका हुआ गर्म खाना दिलाया जाए। एक्चुअली में ये आया तो पहले था मिड डे मील 1995 के आसपास, लेकिन पका हुआ जो अगर बोल देगा तो पका हुआ ये बाद में, वो 2001 के आस में जब उन्होंने बोला तब आया था ये, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपका इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम पोषण, पीएम पोषण इसका नाम है, जिसका पूरा नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस समय करंट के लिए, करंट में एग्ज़ाम के लिए भी है, वनडे एग्ज़ाम के लिए, प्लस सीटेट में तो है ही है ये आपका मिड डे मील। पहले मिड डे मील में अनाज दिया जाता था कि मतलब दोपहर में जो बच्चे जा रहे हैं मतलब पढ़ते थे तो उनको मिड डे मील के लिए खाना मतलब वो दिया जाता था, आपको इतना अनाज मिलेगा महीने का। तो फिर धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करके खाना दिया जाने लगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता था, कुछ लोग बच्चों का नाम लिखा लेते थे लेकिन अनाज लेने जाते थे, बच्चे पढ़ने भेजते ही नहीं थे। तो फिर उसको करने के लिए कि बच्चों को थोड़ा लालच दिया जाएगा, खाना खाना बना बनाया मिलेगा, तो जो लोग गरीब हैं तो सोचते थे, कुछ लोग तो इसलिए बच्चों को भेजते हैं कि कम से कम वहाँ जाएगा तो एक टाइम का पेट भरेगा। सोचिए इतनी हमारे यहाँ भूखमरी है और इतना वो है। और पता है भूखमरी में हंगर इंडेक्स में इस बार 2000 की जो 23 की रिपोर्ट आई है, एकदम 2022 की जो रिपोर्ट आई थी 23 में, एकदम मतलब सन्नाटा कर देने वाली है। 107वीं रैंक है, सोच रहे हैं आप, 130 लोगों में 107वीं रैंक है, मतलब इतने यहाँ भूखमरी है। नेक्स्ट है जीभ पर चार तरह की 9000 स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें 4 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, अगला, बीच वाला और सबसे लास्ट वाला। उसमें खट्टा मीठा और उसके बाद बारे में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको धीरे से पढ़ लीजिएगा कि कहाँ क्या होता है। आगे वाले पोर्शन से मीठा होता है, बीच वाले से नमकीन, बगल वाले से खट्टा और पीछे वाले से कड़वा। ये जो 4 भागों में बांटा गया है,
वहीं पे है, उसी से रिलेटेड है ये चार चीज़ें, ठीक है। आगे वाले से मीठा, बीच वाले से नमकीन, और बगल वाले से खट्टा, और पीछे वाले से कड़वा। इसीलिए देखेंगे जब दवा आप खा लेंगे तब वो कड़वी लगती है। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर जाती है तो अगले वाले लास्ट वाले भाग पे जब जाएगी तभी वो कड़वी लगती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। दांत के बारे में बताया गया है कि दूध के दांत और अस्थाई दांत, परमानेंट दांत। दूध दांतों की संख्या 20 होती है, अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है। दंत एनिमल मानव का कठोरतम भाग है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनाया जाता है या उसमें पाया जाता है, ये याद रखेंगे आप। मानव में दांत 4 तरह के होते हैं, इंसिजर, कैनिन्स, प्रीमोलर, मोलर। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। ये लार के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, कैसे हमको हमेशा आप जब खाना खाइए तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको मुंह में देना है, ठीक है, क्योंकि वो पेट में जाने के बाद गार्बेज बन जाता है। जितना उसमें लार, उसमें लुगदी बनेगा, उतना ही आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा। कहानी खिड़की वाले पेट की, ठीक है। तो ये एक पोयम टाइप है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर जैसे जाते हैं तो सैनिक के पेट में गोली लग जाती है, उसी से रिलेटेड कैसे क्या क्या होता है ये है। अब ये देखिए इनका पाचन में कितना समय लगता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको जनरल डेली लाइफ के लिए भी, कि मतलब आप इसको आपको जानना चाहिए, ठीक है, कि कौन कितना समय लेता है पचने में। पचने में लगा समय पेट में। कच्चा दूध 2.25 घंटे, उबला हुआ दूध 2 घंटे, पूरी तरह उबला हुआ अंडा, उबला हुआ अंडा, कम उबला हुआ अंडा, कच्चा हुआ अंडा, कच्चा अंडा 1.5 घंटे में। तो ये है गिलास के पाचन रस में 4 घंटे में। नेक्स्ट है घरेलू उपाय से रिलेटेड। दूध उबालते हैं, पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, प्याज लहसुन को खुले में रखते हैं जैसे नमी से बचाकर, सड़े गले ना। घरेलू उपाय में नमक अचार को व चीनी आम पापड़ को सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। जैसे अचार में नमक व चीनी आम पापड़ में डाला जाता है जिससे वो ख़राब ना हो। कुछ अचार वगैरह तेल में भी डाले जाते हैं, नमक इसलिए कि वो ख़राब ना हो, ठीक है। पौधा को खाने जाने वाला भाग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, वनडे के लिए, ठीक है। देख लेते हैं पत्ती किसकी किसकी खाई जाती है। सिंपल सी बात, अरवी की पत्ती खाते हैं, धनिया की पत्ता, गोभी, पालक, और कड़ी पत्ता जो हम लोग सब्जी वब्जी में, साउथ इंडिया में ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। हम लोगों की तरफ तो केवल कड़ी में डालते हैं, लेकिन वहाँ हर चीज़ में दाल का तड़का भी इसी से लगाते हैं, सब्जी का तड़का इसी से लगाते हैं। और ख़ास करके शुगर के लिए, ब्लड शुगर जिनको है उनके लिए बहुत ही अमृत का काम करता है। उनका जो शुगर लेवल है कंट्रोल करके रखता है अगर आप इसका पत्ती खा रहे हैं। नेक्स्ट है फूल से रिलेटेड, सहजन का फूल, केला, कचनार। ये चीज़ें आप अभी भोजन में आएंगे आगे तो आपको पढ़ाई जाएंगी, कहाँ सहजन का बनता है, कहाँ केला। जैसे महाराष्ट्र में सहजन का बनता है, कचनार यूपी में बनता है, केला आपका केले की सब्ज़ी केरल में बनती है और फूलों से बनता है। तो ये चीज़ें हैं। कली का रिलेटेड लौंग है, जो कली का, जो उसका फूल ऊपर कली का होता है तो उससे लौंग लौंग का वो भाग होता है। जड़ मूली, गाजर, चुकंदर। तना, इसको एक याद करने की ट्रिक थी, हद कर दी आपने। हद में आपका हल्दी हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, मतलब आलू हो जाएगा, कर दी आपने, प से प्याज हो जाएगा, म से कमल हो जाएगा, हद कर दी आपने, ठीक है। ये आपका ट्रिक है, एक बार हमने कहीं पढ़ा था तो हमने सोचा आपको बता दूं। बीज, सरसों का बीज, जैसे जो चीज़ें देखिए आप डायरेक्ट देखते हैं कि बोते हुए, जो लोग गांव से हैं ना उनके लिए दिक्कत नहीं, उनके लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन। जो लोग शहर में हैं कभी देखे ही नहीं कि धान का बीज कैसा होता है, सरसों कैसा होता है, मतलब बीज जो बोया जाता है, सरसों जो हम लोग खाते हैं वही बीज भी होता है कि नहीं होता है, तो वही चीज़ें हैं। दालचीनी है, और फली है, मटर है, सहजन है, ये सब चीज़ें हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कुछ, जल्दी जल्दी चलिए देख लेते हैं क्योंकि वीडियो भी फ़िलहाल लंबी होती जा रही है।
अब देखिए एक्चुअली में हम पढ़ाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि वीडियो कितनी लंबी हो रही कितनी छोटी है, पढ़ाते जाते हैं क्योंकि आपका सिलेबस भी है लगभग 50% से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब आई थिंक हाँ 50% से ज़्यादा हो गया है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, उबाल कर गूँथ कर भून कर नहीं, सेक कर उबाल कर बेल कर नहीं, तल कर भिगो कर भून कर नहीं, सेक कर तल कर भून कर। इसमें चौथा हो जाएगा आपका, ठीक है। और विचार करें और सही गलत दें। कच्चा दूध, ये चीज़ आप सीरीज से देख के जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। ये हम आपको कुछ समय यहाँ दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव के पेट में अमाशय रस की होती है तो अम्ली होती है, सिंपल सी बात है। हम लोगों के पेट में अम्ली तो होता है अमाशय में, वही उसी से अम्ल निकलता है जो और हमारे खानों को पचाता है। मनुष्य के पेट के अंदर का ताप कितना होता है? तो लगभग नॉर्मल टेम्परेचर वही है 30-37 के आसपास होता है। और असत्य कथन की पहचान करें, तो इसमें आप दूध को उबालते हैं, पके चावल को खुले नमी से बचाकर नहीं, ये गलत दिया हुआ है। हरी धनिया गिले तो दूसरा इसमें गलत है, दूसरा वाला गलत है। पके चावल को क्या करते हैं, उबालने का काम करते हैं और उसको खुले नमी से बचाकर उसमें रखते हैं, क्या कहते हैं आपको। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। जिम कॉर्बेट मतलब राष्ट्रीय पार्क जो हैं और पक्षी अभ्यारण्य हैं जितने भी, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो बाकी इसका रिवीजन करते रहिए। जो भी आपने 3 वीडियो देखी है, ये वीडियो देखने से पहले आप उन वीडियो को भी देख के आया करिए जो नेक्स्ट क्लास में वीडियो है, क्योंकि आप हाई स्पीड पे कर लीजिए। हाई स्पीड पे करके देखेंगे, जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं और रिवाइज हो जाएगा। आप देखिए, ये ऐसा नोट्स बनाया गया है कि आप सोते जागते 10-10 मिनट 15-15 मिनट करके देखेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख भी सकते हैं, उससे याद रहेंगी चीज़ें और आपके पास पर्याप्त टाइम है। इसके लिए इतना ही टाइम दीजिए। बाकी और सब्जेक्ट हैं धीरे धीरे उनको भी आप देखते रहिए, ठीक है। क्योंकि मैथ है, मैथ को जिनकी मैथ वीक है तो उनके पास पर्याप्त टाइम है, मैथ पे ज़्यादा फोकस करें, वीडियो देखते रहें। एक सब्जेक्ट आपका यहाँ से तैयार हो जा रहा है। बाकी जो धीरे धीरे सब्जेक्ट हैं उनकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे भी हो जाता है तो मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।